हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र में चालक। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हीट को बहुत अच्छे से अपने अंदर से होकर के फ्लो होने देते हैं, ठीक है। और जो मेनली कंडक्टर्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और अगर मेटल नहीं भी है तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और यही उनकी कंडक्टिविटी का रीज़न होता है। उनकी कंडक्टिविटी इसी वजह से होती है क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड होते हैं, यानी बहुत हल्के बंधे हुए होते हैं अपने पेरेंट एटम से, ठीक है। तो ये तो है कंडक्टर्स की चालक क्या होते हैं और उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम किसी कंडक्टर को या किसी चालक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से जनरेट होता है, चार्जेस किस तरह से आते हैं, ये सारी चीज़ को हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो पहली चीज़ जो होती है वो ये होता है कि अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दें तो E0 हो जाता है। E0 होने का क्या मतलब है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि अगर आपके पास एक चालक है या एक कंडक्टर है, तो जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर वाला, यानी कि उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सभी जगह पर सेम होंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, तो मैं ये मान लेती हूँ कि दो प्लेट्स है, यहाँ पर मेरे पास जो चार्जेस है वो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अंदर कुछ पॉजिटिव भी होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे, और लेकिन ये सारी चीज़ें आपस में क्या होंगी, बैलेंस्ड होंगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दूंगी, मान लेते हैं ये प्लेट जो है हमारी वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये वाली प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसके अंदर के जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो मूव कर जाएंगे इसकी सरफेस की तरफ, और इस तरफ यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस सारे आकर के क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। और क्योंकि ये वाली प्लेट नेगेटिव है तो इस साइड में इसके सारे पॉजिटिव चार्जेस आकर के इकट्ठे होने लग जाएंगे, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे चार्जेस एक्यूमुलेट ना हो जाए, इकट्ठे ना हो जाए, और जो बाहर से हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया है E' उसको पूरी तरह से बैलेंस ना कर दें। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल फील्ड लगाया है E', और यहाँ पर भी ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गए, ये नेगेटिव चार्ज हो गए, यानी इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E" जनरेट हो जाएगा। लेकिन ये सारे चार्ज जब इसकी सरफेस पर आ गए तो अंदर के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उसके अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, और सारे चार्जेस उसकी सरफेस पर आ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से हमारा जो ये कंडक्टर है, अगर इसके अंदर की चीज़ को हम बाहर भी निकाल दें, इसके अंदर जितना भी मास होगा उसे हम बाहर भी निकाल दें और इसको खोखला कर दें, होलो कर दें, तब भी ये बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे कि एक सॉलिड कंडक्टर बिहेव करता है। यानी कि सॉलिड वाले में और होलो वाले केस में कोई भी फ़र्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि सारे ही जो चार्जेस है वो एक्सटर्नल फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी सरफेस पर आकर के इकट्ठे होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिस वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी नेट चार्ज। जो नेट चार्ज हम कह सकते हैं, या फिर नेट आवेश, जिसे हम रो से भी डिनोट कर सकते हैं। रो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। रो का मतलब होता है dQ/dV, यानी कि उसके वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट चार्जेस, नेट चार्जेस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अंदर सरफेस के अंदर, चालक के अंदर नेट चार्ज जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने लास्ट यूनिट में गॉस का लॉ पढ़ा है। गॉस लॉ क्या कहता है, del.E = ρ/ε0, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर E ज़ीरो हो जाएगा तो E का जो डेल होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और उस वजह से जो RHS होगा वो भी हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो अगर सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है उस वजह से रो भी ज़ीरो हो जाएगा, और रो ज़ीरो होने की वजह से जो हमारा चार्ज है, नेट चार्ज, वो भी कितना होगा, ज़ीरो होगा। यानी इसका ये मतलब है कि इसका जितना भी चार्ज था अब वो सिर्फ और सिर्फ इसकी सरफेस पर आकर के इकट्ठा होगा, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। अंदर जो हमारा मैटर है, जो भी उसके अंदर भरी हुई चीज़ है, जैसे अगर ये लोहे का स्फीयर है या किसी भी और मेटल का बना हुआ स्फीयर है, तो अंदर ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, एकदम निरावेशित हो जाएगा। अंदर इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, और जितना भी इसका चार्ज था वो इसकी सरफेस पर आकर के इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे। यहाँ हमें सिर्फ इन चीज़ों को याद रखना है और आगे इनको यूज़ करते हुए बाकी के डेरिवेशंस हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है हमारा कि चालक के अंदर या इनसाइड द कंडक्टर जो नेट चार्ज होता है वो भी हमारा बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, सिर्फ हमने इनको यूज़ कर करके नई नई चीज़ें या नए नए पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यही है नेक्स्ट पॉइंट कि जितना भी चार्ज है उसका जो टोटल चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस पर होगा। यही चीज़ मैं आपको इन 3 पॉइंट्स में लगातार समझा रही हूँ। टोटल चार्ज विल बी प्रेजेंट ओनली ऑन द सरफेस, ओनली ऑन द सरफेस, यानी इसके अंदर का जो मैटर है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। तो अगर आप उसके अंदर से उसको खोखला भी कर देते हैं, अंदर का मैटर निकाल भी देते हैं, तब भी इसकी वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू वही रहेगी जो एक सॉलिड स्फीयर की वजह से होती है। यानी इसके अंदर का जो मास है वो किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करेगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को या इसकी वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फोर्थ पॉइंट है जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। फोर्थ पॉइंट ये होता है कि सरफेस के ऊपर, चालक के पृष्ठ पर जो इसकी सरफेस होगी उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, या फिर हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं एक चालक की ये सरफेस ले लेती हूँ, ये पूरा गोला है और मैं इसकी इस सरफेस के बारे में बात कर रही हूँ, तो पहली बात तो इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो भी चीज़ होगी वो सिर्फ सरफेस और उसके आसपास के एरिया में होगी। तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। तो अगर आपके पास एक गोला है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ काम करेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि चार्ज किस टाइप के है, बाहर आएगा या अंदर आएगा, वो चार्जेस के नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही काम करेगा, ठीक है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ये समझ सकते हैं कि आपको पता है कि वोल्टेज डिफरेंस जो होता है या जो पोटेंशियल होता है वो E.dl के बराबर होता है, E/L के बराबर होता है। तो अगर मैं कोई 2 पॉइंट्स लूँ A और B और उनका डिफरेंस निकालूं तो VB और इसके नेगेटिव के बराबर होता है। VB माइनस VA जो होगा वो A से B तक के पूरे इंटीग्रेशन के बराबर होगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। अब E.dl का क्या मतलब है? E.dl का मतलब है E/dl cos थीटा। अगर हम ये माने कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर है तो वो क्या होगा, 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा। ये होगा सरफेस के पैरेलल, ये होगा सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट और ये होगा सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये मैं उस केस में मान रही हूँ जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर काम कर रहा है। अब क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट है यानी कि ये हमारा L वेक्टर है। L वेक्टर का क्या मतलब होता है, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा। ये क्या होता है, उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है L वेक्टर या फिर लेंथ वेक्टर या फिर DL वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो DL वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में है और उसका पैरेलल कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो उस केस में जो थीटा होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँ फॉर पैरेलल कंपोनेंट थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो उस केस में कॉस थीटा कितना होगा, 1 होगा। तो उससे मुझे इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी
EDL cos थीटा कितना हो जाएगा 1, और ये चीज़ कभी भी सरफेस पर ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ना तो कभी लेंथ ज़ीरो के इक्वल होती है, और हम पहले ही देख चुके हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, यानी कि सारा ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी सरफेस पर होता है। लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेसिकली मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब तक उसे हम किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं करेंगे वो मूव नहीं करेंगे, तो पोटेंशियल को क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन इस केस में हमारा पोटेंशियल ज़ीरो नहीं बन पा रहा है, इस वजह से ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी पैरेलल या किसी एंगल पर नहीं हो सकता। यहाँ पर हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी ज़ीरो। But in this case it is not becoming zero। इससे हम ये लिख सकते हैं thus electric field can never be parallel or at any other angle, किसी और एंगल पर भी ये नहीं पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। इसी वजह से therefore इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी, या फिर हम लिखेंगे therefore इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा उस सरफेस की क्या होगा, ओनली एंड ओनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। इससे हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है डेल डॉट ई इज़ इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलन नॉट। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ ये इंटीग्रल फॉर्म में, तो इससे मुझे ये मिलेगा ई डॉट डी ए क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्साइलन नॉट, ठीक है। यहाँ पर ये Q के बराबर हो जाएगा, है ना, Q अपॉन एप्साइलन नॉट। तो इसे मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन एप्साइलन नॉट इंटू सिग्मा डी ए, ठीक है। जो चार्ज होगा, अगर मैं सरफेस के केस में बात करूँ तो वो सिग्मा डी ए के बराबर होगा, क्योंकि सिग्मा जो होता है डी क्यू अपॉन डी ए के बराबर होता है, ठीक है। तो इससे मुझे ये मिला ई डॉट डी ए इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एप्साइलन सिग्मा डॉट डी ए। अब हम उसी सरफेस को कंसीडर करते हैं। हम ये जानते हैं कि लेंथ एलिमेंट हमेशा इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है, लेकिन इसका जो एरिया एलिमेंट है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ मैं यूनिट 1 को पढ़ाते टाइम भी जब हमने पढ़ा था, ग्रेडियंट, कर्ल, ये सारी चीज़ें उनमें भी क्लियर कर चुकी हूँ। और हमने इस पॉइंट में ये भी प्रूफ किया है कि सरफेस पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये है हमारी डीए की डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ई डी ए कॉस थीटा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एप्साइलन नॉट सिग्मा डी ए। तो इससे कॉस थीटा कितना है, कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1। तो ई डी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्साइलन सिग्मा डी ए। डी ए से डी ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसकी सरफेस पर पाया जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी कि सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगा, और सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट के बराबर होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट ये होता है कि चालक के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। क्या कह रही हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, यानी कि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम। क्या बोल रही हूँ मैं, कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अब हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए जो हमने अभी लिखा है,
ये फॉर्मूला मैंने अभी लास्ट सेक्शन में ही लिखा है। अब यहाँ पर आप देखिए, हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि सरफेस के अंदर तो E कितना होता है, 0 होता है इनसाइड द सरफेस, ठीक है। और सरफेस के ऊपर जो E होता है ऑन द सरफेस, अगर मैं सरफेस की बात करूं तो E जो होगा इज़ परपेंडिकुलर टू DL, उसके जो लेंथ होगी या जो भी उसकी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा। इस केस में अगर ये परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री, तो इससे हमें ये मिलेगा EDL cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इससे हमें मिलेगा VB माइनस VA इज़ इक्वल टू 0। ये कहाँ की बात हो गई, एट सरफेस। कब की बात हुई, एट सरफेस। और अगर मैं इनसाइड द सरफेस की बात करूँ तब उस केस में क्या होगा, VB माइनस VA इज़ इक्वल टू माइनस AB E डॉट DL। और अगर E की वैल्यू ही 0 है तो VB माइनस VA की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। यानी चाहे हम सरफेस की बात करें या चाहे सरफेस के अंदर की बात करें, हर एक पोजीशन में जो पोटेंशियल होगा एवरी पॉइंट पर वो सेम रहेगा। हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा, विभवांतर 0 होगा। इस वजह से हम उसके अंदर किसी भी पोजीशन पर अगर एक पृष्ठ की कल्पना करें तो वो सारे ही सरफेस जो होंगे वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे, सम विभव पृष्ठ बनाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर या सरफेस के अंदर वो हमेशा 0 होता है। तो ये 5 पॉइंट्स थे, ये इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक या 5 विशेषताएं भी कह सकते हैं। सबसे पहला, चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो नेट चार्ज भी कितना होगा, 0 होगा, और जितना भी चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस पर होता है। उसके अलावा जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उस सरफेस के या ये जो DL होता है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये DA एलिमेंट के तो पैरेलल है, लेकिन DL के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर, यानी बाहर की तरफ होगा हमेशा। बाहर नहीं, सॉरी, आई मीन इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट था कि चालक के अंदर या चालक के पृष्ठ पर कहीं पर भी आप देख ले पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 के बराबर होता है। ये थी हमारी किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक। आई होप यू अंडरस्टैंड।